We have covered the 2 lectures from the economics. It is our third lecture. So यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इनिशियली क्या था कि क्रॉप इंश्योरेंस का मल्टीपल स्कीम था, बहुत सारे स्कीम्स थे। और एग्री जो फार्मर्स हुआ करते हैं उनको इतने सारे स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने की वजह से जो क्रॉप इंश्योरेंस की बहुत सारी स्कीम थी इनको मर्ज करके एक सिंगल स्कीम बनाई गई, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको बोलते हैं। इसमें सारी स्कीम मिलाई गई एक्सेप्ट द वन दैट इज द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को मर्ज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऐसा होता है कि किसी साल वेदर बहुत अच्छे होते हैं, किसी साल वेदर जो है कि अच्छा नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है इस इंश्योरेंस प्राइस। इस वजह से क्रॉप इंश्योरेंस जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मर्ज नहीं किया गया है। तो ये हमारा आज का पॉइंट था। और वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देखें तो एग्रीकल्चर में क्रेडिट को, मनी फ्लो को बढ़ाना ही इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये हम कल भी ये टॉपिक डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो उत्कर्ष 2022 से रिलेटेड है। तो उत्कर्ष जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 2022 तक है। और इसका जो उत्कर्ष 2020 का मतलब होता है कि ताकि इसको पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर सके, ऑब्जर्व कर सके, इस वजह से ये उत्कर्ष 2022 लेके आया गया है। तो हाउसिंग दूसरा पॉइंट उठता है इस आर्टिकल में था कि आरबीआई जो सपोज की हाउसिंग के लिए जो लेंडिंग होती है, मतलब हाउसिंग के लिए जो लोन लिया जाता है, तो सारे लोन्स जो हैं वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं या नहीं रेगुलेट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, तो क्योंकि देखो लेंडिंग जो होती है हाउसिंग फाइनेंस वो दो जगह से होती है, एक तो बैंक के द्वारा होती है एंड दूसरे जो है एनबीएफसी के द्वारा होती हैं। तो जो बैंक के द्वारा होगा ऑब्वियसली इसको रेगुलेट किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, लेकिन जो एनएफबी के द्वारा होगा इसको जो आरबीआई के द्वारा वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इसको बेसिकली रेगुलेट किया जाता है, ये आरबीआई के द्वारा नहीं रेगुलेट किया जाता है। तो ऑल क्रेडिट्स, ऑल लेंडिंग जो इशू होता है बैंक के द्वारा, लेंडिंग जो होती है चाहे बैंक के द्वारा एनबीएफसी के द्वारा, वो सारे के सारे अगर पूछे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है तो आरबीआई के द्वारा सारे रेगुलेट नहीं होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। एंड नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है और रेट कट से रिलेटेड है। ठीक है, तो टूल्स बोलता है जैसे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का ही गठन इसलिए हुआ था कि ताकि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो तो उसको क्या मेजर्स लेके उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इनकी क्या क्या पॉलिसी है, किस पॉलिसी के बेस पे इसको कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को। वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेपो रेट। ठीक है, कुछ बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एक रेपो रेट है, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड थर्ड वन है द रेशनाइजिंग ऑफ द क्रेडिट। ठीक है, तो ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंदर द मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सब्सिडी से रिलेटेड। सब्सिडी मतलब एग्रीकल्चर जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे जो पीडीएस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो जो पीडीएस प्रोवाइड किया जाता है उसमें क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसमें सपोज करो फार्मर्स हैं। ठीक है, जो फार्मर्स हैं तो इनसे यहाँ से जो एग्रीकल्चर होता है, सपोज राइस है, ठीक है, वीट है, तो यहाँ से लेके किसी वेयर हाउसिंग में इसको रखना, वेयर हाउसिंग में इसको प्रोक्योर करना, प्रोसेस करना, ये किया जाता है एफसीआई के द्वारा। ठीक है, प्रोसेस करके फिर इसको बेनिफिशियरी तक डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये जो यहाँ से लेके फार्मर से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक की बेनिफिशियरी तक पहुँच जाए, जो भी कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा होगा, इसमें ओबियसली प्रोक्योरमेंट होगा, ठीक है, एमएसपी होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि फार्मर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, उनके ग्रेन्स के लिए, और दूसरा होता है स्टोर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग प्राइस उसके प्रोक्योरमेंट वगैरह के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट आती है, फिर प्लस क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट आती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, मतलब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस साल प्रीलिम्स के लिए। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन में क्या क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, स्टोर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है,
तो अगर देखो, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशू किया जाता है, जो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सपोज अगर स्टेट के द्वारा किया गया तो इसको बोनस कहते हैं, ठीक है। इफ स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दिस बोनस दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। यहाँ पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे फूड गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के जो ये जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन, दोनों का सेम होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस साल प्रीलिम्स के लिए। अगला टॉपिक है, इसको हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं, पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स के बारे में। इस सपोज क्या होता है कि अगर यहाँ पे इंडिया है, इंडिया एक सपोज मान लो कि कोई भी कंट्री है, एक्स कंट्री है, और कोई जो बिजनेसमैन है या कोई जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंपनी में या इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, और ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ये किसी जो है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास जाता है और उसको पैसे देता है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और इसके बदले में इसको एक पी नोट इशू कर देता है, ठीक है। इस पी नोट को ही बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, मतलब जो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होती है उसके बदले में जो पार्टिसिपेटरी नोट इसको इशू होता है। तो इसमें क्या होता है कि टेररिज्म वगैरह की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो इस तरीके से कोई भी अगर मनी मल्टीप्लाई करना चाहे, मनी को बढ़ाना चाहे टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए, तो ईजिली पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा कर सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो पी नोट्स किससे रिलेटेड हमने देख लिया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल। जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल है इसको अमेंड किया गया 2019 में। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल को अमेंड करने के लिए कौन कौन से एक्ट जो है अमेंड किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला एक्ट अमेंड किया जाएगा वो RBI एक्ट 1934, ठीक है, RBI एक्ट 1934। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स 2020 एंड 2021 बोथ। एंड सेकेंड इज द SEBI Act of 1992, SEBI Act of 1992, and third is the Multi-State Corporation Society Act of the 2002। ये तीनों एक्ट अगर 2019 में जो अमेंड किया गया अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल को, इसके अंदर 3 एक्ट आते हैं। एक तो RBI एक्ट 1934, SEBI एक्ट ऑफ 1992 एंड द मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल 2019 से ही देखें तो इसमें कई सारे ऑफेंसेस थे, बहुत सारे ऑफेंसेस थे जिसकी वजह से इसको अमेंड किया गया। पहला ऑफेंसेस क्या था कि इसमें रनिंग ए अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, एक किसी कोई रेगुलेशन नहीं था डिपोजिशन में, ठीक है। सेकंड है कि इसमें फ्रॉड के बहुत सारे केसेस आते थे, फ्रॉड के केसेस बहुत आते थे। और तीसरा रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट भी होता था। तो इस तीनों ऑफेंसेस की वजह से इसको अमेंड किया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पेमेंट बैंक से रिलेटेड है। तो पेमेंट बैंक जो है वो इसमें पहला फैक्ट है कि मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंक में मैक्सिमम जो डिपोजिशन होता है वो 1 लाख रुपये होता है पेमेंट बैंक में, ठीक है। और जो सपोज किसी ने गया और उसने 1 लाख रुपीज़ जो है क्या किया, जमा किया, ठीक है। सपोज किसी ने 1 लाख रुपीज़ को जमा किया, मान लो किसी ने हम ले एग्जाम्पल कि 1000 रुपये को जमा किया या 100 रुपये को जमा किया, ठीक है। तो इसका 75% क्या होता है कि एज ए फॉर्म ऑफ जी सिक्योरिटी में ये जमा हो जाता है, और जो 25% होता है यही बस अवेलेबल होता है लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इसका जो क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि 75% जी सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा हो जाता है और 25% ही अवेलेबल होता है। इस वजह से पेमेंट बैंक जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कितना % जी सिक्योरिटी में जमा हो जाता है और कितना जो है लैंडिंग के लिए अवेलेबल रहता है। और क्या जो है कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड्स इशू करता है या नहीं करता है। तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते। इट द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दिस रिलेटेड टू द पेमेंट बैंक। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेटेड टू द उदय स्कीम, ठीक है। उदय स्कीम जो डिस्कॉम से रिलेटेड है, डिस्कॉम से रिलेटेड हो उदय स्कीम, जैसे हमें क्या AT&C लॉसेस को कम करने के लिए ये स्कीम से लेके आया गया। AT&C लॉसेस को कम करने के लिए ये लॉसेस क्या होते हैं, सपोज जैसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, और एक जगह से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वगैरह हो रही है,
तो कई सारे ऐसे होते हैं जो कि विदाउट जो है कि थीफ वगैरह हो जाती है, मान लो कि किसी ने तार काट के ले लिया, इस तरीके से जो लॉसेस होते हैं उसको AT&C लॉसेस कहते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए उदय स्कीम लेके आया गया था और इसका टारगेट था कि इस लॉसेस को 15% तक कम किया जाएगा बाई द ईयर ऑफ 2018 एंड 19। मतलब 2018 एंड 2019 तक ये जो लॉसेस है इसको 15% कम करने के लिए बोला गया था, ठीक है। लेकिन हालांकि ये अपने अचीवमेंट को नहीं पा पाया, 18.4% लगभग कुछ कम कर पाया है। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टारगेट क्या था। टारगेट इसका था 2018 टू 19 एंड कितना परसेंट, 15%। एंड दूसरा है कि जो है कि ये उदय बॉन्ड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है, वाली स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है, या दोनों इशू कर सकते हैं। तो ये उदय बॉन्ड्स कैन इशू बाई बोथ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। जिस स्टेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है। तो ये स्टेट जो है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए AT&C लॉसेस में विद द हेल्प ऑफ द उदय स्कीम। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेटेड टू द PM किसान। PM किसान जो है कि एक तरीके की स्कीम है, ठीक है। तो जिसमें गवर्नमेंट क्या जो फार्मर्स होते हैं उनको 6000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है। और ये 6000 रुपये जो है 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड की जाएगी, 2000, 2000 एंड 2000 करके, ठीक है, एंड 2000 करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या लमसम में प्रोवाइड किया जाएगा PM किसान का फंड कितना है, 6000 है, क्या लमसम पे या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाएगा 2000, 2000 एंड 2000 करके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो रिलेटेड टॉपिक है ऑफ बजट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो ऑफ बजट फाइनेंसिंग से रिलेटेड क्या है कि एक एक्ट है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर दिस ईयर। पहले तो हम ऑफ बजट फाइनेंसिंग देखते हैं। ऑफ बजट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम जो है कि सपोज जो हम कह सकते हैं कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको हम ले लें एक एग्जांपल, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में गवर्नमेंट सपोज मान लो कि 1000 करोड़ का खर्च है और गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं इसमें 5000 जो है कि 500 करोड़ रुपए दूंगा और 500 करोड़ रुपए तुम जो है मार्केट से बोरो कर लो। तो ये जो खुद जो है कि पावर सेक्टर मार्केट से बोरो करेगा, ठीक है, तो ये क्या है कि ये बजट का पार्ट नहीं होता है, ये फिजिकल डेफिसिट में इसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। जो पावर सेक्टर खुद बोरो करेगा उसको फिजिकल डेफिसिट में कवर नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया गया हो। उसके पावर सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो फाइनेंसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ बजट फाइनेंसिंग, इसको बोलते हैं ऑफ बजट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसी पे रिपोर्ट आया है कि कैग ने ये निकाला रिपोर्ट कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है ऑफ बजट फाइनेंसिंग कर रही है नॉट ओनली द पावर सेक्टर बट इन अदर सेक्टर ऑल्सो। तो इसमें क्या है, अगर इसको टोटल लें, अगर टोटल हम कैलकुलेट करें तो जो इसका टारगेट है कि 3.4 तक ये लेके आएगी फिजिकल डेफिसिट को, ये 3.4 नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली ये 6% हो जाएगा अगर हम टोटल काउंट करें। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इस पे बोला है कि एज विद द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग देखें तो पार्लियामेंट में जो है कि ऑफ बजट फाइनेंसिंग के बारे में रिकॉर्ड देना जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दैट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इज नॉट द पार्ट ऑफ द it is saying that the our budget financing is the not the record of to serve in the parliament, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। इसको हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमारे फर्स्ट लेक्चर में है, यू कैन गो देयर। एंड इसमें कह रहा है कि इसी सेम चीज़ है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, हमने देखा था कल क्या कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर में कौन होता है, बैंक होता है। तो बैंक को जो है वोटिंग का राइट दिया गया है, जबकि हमें पता है कि ऑपरेशनल जो क्रेडिटर्स होते हैं इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, और सबका जो सोल्यूशन है, सबकी वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, इसलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया, जबकि वही फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या किया गया, वोटिंग का राइट दे दिया गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमने देखे थे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को ऑपरेशनल क्रेडिटर से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। तो
ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिगार्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो जो टैक्स लगते हैं तो क्या जो सारे जो जीएसटी के फॉर्म में जो टैक्स आ रहे हैं वो डिविजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो भी जीएसटी आ रहा है कि सारे के सारे को डिवाइड किया जाता है, सारे को डिवाइड नहीं किया जाता। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखो जीएसटी पहले जो आता है कलेक्ट होके तो उसमें 50% किसके पास जाता है, 50% जीएसटी जाता है सेंटर के पास एंड 50% जीएसटी जाता है स्टेट के पास। ठीक है, स्टेट्स के पास जाता है और जो स्टेट वाला है वो डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है और सेंटर वाला जो है ये डिविजिबल है। ठीक है, तो अब ये डिविजिबल है, इसी में से फिर क्या होगा कि सेंटर के पास कितना रहेगा और स्टेट्स के पास कितना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए कि ऑल जीएसटी इज द नॉट द पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है, सपोज लेट्स से कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी कोई एक्स है और इसने क्या किए, इसके पास 50% अपने 51% इसके अपने शेयर्स इसी के पास हैं और ये क्या किया है कि 49% शेयर्स वो मल्टीपल लोगों को बेच दिया है। सपोज किसी ने एक खरीद लिया शेयर, है ना, किसी ने 2 खरीद लिया, इस तरीके से किसी लोगों ने खरीद लिया। तो ये जो है कि एक जिसने खरीदा है या 2 खरीदा है तो ये बैंक डिसाइड, ये कंपनी डिसाइड करेगी कि कितना शेयर कोई पर्सन खरीदेगा तो उसके पास वोटिंग राइट होगा। ठीक है, ये जो 51 पॉइंट शेयर जो कंपनी का ऑनर है उसके पास खुद है, ठीक है, तो वो डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये जो 49 शेयर्स को उसने मार्केट में बेच दिया है इसको डिविजिबल पूल में रखते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर में आ जाता है। तो मिनिमम लेवल का आपको शेयर खरीदना पड़ेगा जिसके बाद ही आपको वोटिंग का राइट मिलेगा। ठीक है, सपोज मान लो कि एक पर्सन ने एक जो है खरीदा और उसने क्या किया, कंपनी से खरीदा और दूसरा जाके किसी मार्केट में किसी थर्ड पर्सन से खरीद लिया, ठीक है, शेयर, और इसके पास ज़्यादा शेयर हो गए और ये बोलेगा अब मेरे पास जो है टोटल इतने शेयर हो गए और मेरी वोटिंग राइट बढ़ गई। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए यहाँ पे कंपनी जो है एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर निर्धारित कर दी है, कितने शेयर होने के बाद ही आप इसको जो है कि आपका वोटिंग राइट होगा। तो पहला ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर कंपनी ने शेयर को इशू कर दिया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर में, ठीक है, तो ये अलाउ हो सकता है, मार्केट में इसको बेचा जा सकता है, मतलब मार्केट में इसको सेल भी किया जा सकता है और बाई भी किया जा सकता है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है रेगुलेटेड टू द कंपनी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो है कि स्कीम से रिलेटेड है जिसका नाम है सामर्थ्य स्कीम। सामर्थ्य स्कीम जो लॉन्च किया गया है, सामर्थ्य जो है वो रिलेटेड है टेक्सटाइल से। ठीक है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल में कैसे स्किल वगैरह को डेवलप करेंगे इससे रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के। इसको हम स्कीम के अंदर भी इस चीज़ का डिस्कशन किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट टैक्स कोड। ठीक है, देखो डायरेक्ट टैक्स कोड को लेके आया गया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी है, ठीक है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और विदाउट सब्सिडरी इंडिया में हुए भी अगर ये ट्रेड करता है जिसका टर्नओवर जो है 400 करोड़ है, तो इसको 40% टैक्स देना होगा। ठीक है, विदाउट एनी सब्सिडरी। अगर जिसके पास सब्सिडरी नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनका इफेक्टिव टैक्स जो होगा वो कितना होगा, 30%। तो ऐसे फॉरेन कंपनियां जिनकी सब्सिडरी नहीं है वो कितना, अगर टर्नओवर उनका मोर देन 400 करोड़ है तो उनको 40% टैक्स देना होगा। वही डोमेस्टिक कंपनी के लिए इफेक्टिव टैक्स जो होगा वो 30% होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया में इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स है, इतना ज़्यादा टैक्स होने की वजह से अगर हम ग्लोबल का एवरेज निकालें, ठीक है, हर कंट्री का लेके एवरेज निकालें तो भी इंडिया से जो टैक्स है उसके क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, उससे कम होगा, मतलब इंडिया का टैक्स ग्लोबल का जो एवरेज टैक्स है उससे ज़्यादा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
ठीक है। तो ये हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि पहले की कंपनी का जो टोटल है इसमें जो प्रॉफिट होता था उसके बेस पे जो है टैक्स देना होता था, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या चेंज किया गया, सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी के जो 51 शेयर हैं, जितने भी शेयर हैं, अगर मान लो कि इसके शेयर जो हैं वो सब कई लोग के पास हैं, ठीक है, मान लो XYZ कई लोग के पास हैं, तो इसमें अब सीधे कंपनी पे टैक्स ना लेके मान लो इसके पास 4 शेयर हैं, तो इसके पास कितनी प्रॉफिट आ रही है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके पास कितनी प्रॉफिट आ रही है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो इससे इस टैक्स को क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किया गया था इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ द 1997। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है फाइनेंस एक्ट ऑफ द 1997 के जो टाइम पे इसको लाया गया था। और सेकेंड है इट हैज़ टू पेड बाय ऑल द कंपनीज फंक्शनिंग इन द इंडिया में कोई भी कंपनी हो, चाहे वो अपना डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सबके द्वारा पेड की जाएगी। एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स विल अट्रैक्ट सरचार्ज एंड सेस एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सरचार्ज एंड सेस है वो जो है कि बस कंपनी का जो ऑनर है उसके ऊपर लगेगा। सरचार्ज एंड सेस जो है वो हर किसी डिविडेंड, हर जो इंडिविजुअल के ऊपर जो है लग सकता है अगर सरचार्ज एंड सेस लगाने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा रिलेटेड है कुछ कमिटीज से, ठीक है। कुछ कमिटी से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछता है। तो इस साल जो कमिटी न्यूज़ में थी, एक तो पहला था कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लेंडिंग के लिए रिकमेंडेशन आया, ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लेंडिंग के लिए रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो नजक राज कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। इसमें ऐसे पूछता है कि सपोज अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना हुआ तो कमेटी का नाम दे देगा और वर्क पूछेगा। अगर जो है कि इसको टफ क्वेश्चन पूछना हुआ तो एक साइड में कमेटी दे देगा, एक साइड में वर्क दे देगा, मैच कराने को दे देगा और बोलेगा या तो कौन से करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से रिलेटेड है नजक राज कमेटी, देखो। और फिर दूसरा आता है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन एक बार आया था 1991 में और दूसरा आया था 1998 में, ठीक है। 2 बार इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन इतना पुराना रिकमेंडेशन के बावजूद इसके कुछ पार्ट जो है अभी स्टार्ट हुए वर्क करना, अभी इस पे काम किया जा रहा है, इसलिए नरसिम्हन कमेटी हमेशा जो है काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो इसमें पहला जो है स्टेटमेंट इनका जो इस साल वर्क हुआ, इन आइडिया ऑफ द बिग बैंक के आइडिया के अकॉर्डिंग ही कई सारे बैंकों को मर्ज करके बड़े बैंक बनाने की बात हुई। दूसरा आइडिया ऑफ द सिविल एंड आइडिया ऑफ द ARC कंप्यूटराइजेशन एंड फॉरेन बैंक टू ऑपरेट इन इंडिया। तो ये सारे काम जो हैं जो कि 1998 के रिकमेंडेशन से थे, अभी इस पे वर्क हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है UPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड है नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी जो रिलेटेड है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। एंड थर्ड इज द PJ नायक कमेटी। PJ नायक कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जो कि बैंक्स हैं, बैंक में जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो PJ नायक कमेटी का रिकमेंडेशन था कि वहाँ से बैंकिंग सेक्टर से जो गवर्नमेंट का ऑनरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरशिप है, उसको कम करना चाहिए अगर बैंकिंग सेक्टर को वेल परफॉर्म कराना है तो ये जो है 4 रिकमेंडेशन है जो इस साल जिस पे कुछ काम हो रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि नजक राज कमेटी इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू द बिग बैंक आइडिया, नचिकेत मोर कमेटी इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड PJ नायक कमेटी इज रिलेटेड टू द रिड्यूसिंग ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बैंकिंग सेक्टर। एंड नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू द सेंट्रल सेक्टर एंड सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप हो कि इंडिया में सेंटर सेक्टर, ठीक है, सेंटर सेक्टर या सेंटर स्पॉन्सर्ड कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया में सेंटर सेक्टर स्कीम जो है वो सबसे ज़्यादा है। मोर देन 700, इवन टोटल 700 लगभग स्कीम को काउंट किया गया है 7 सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 30 स्कीम है। तो इसमें गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, है ना। और उसके बाद जो है अगर हम देखें, अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो है मनरेगा, तो मनरेगा पूछ ले कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है और द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मनरेगा इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
तो ये स्कीम से रिलेटेड था पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो पूछ रहा है कि इंडिसेस जो लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रिपेयर की जाती हैं, वो इंडिसेस हैं जो लेबर ब्यूरो के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। पहला है CPI IW, मतलब CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड CPI द रूरल लेबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 जो है कि इंडिसेस हैं जो रिलीज की जाते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स हैं कि RBI रेगुलेट क्या करता है। तो RBI रेगुलेट करता है सपोज लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स, लिक्विडिटी ऑफ द एसेट पूछ ले कि RBI रेगुलेट करता है या बैंक या तो गवर्नमेंट, तो लिक्विडिटी ऑफ द एसेट को RBI रेगुलेट करता है। एंड दूसरा द ब्रांच एक्सपेंशन का भी काम जो है कि RBI रेगुलेट करता है। बैंक को मर्ज करना है तो RBI रेगुलेट करेगा। एंड वाइडनिंग ऑफ द जो है कि जो बैंक्स हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? RBI। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जो कि RBI के द्वारा रेगुलेट होता है। एंड नेक्स्ट हमारा रिलेटेड है जो कि इस साल काफ़ी न्यूज़ में था, इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन थी, ठीक है, अभी भी स्लो डाउन है कोविड-19 की वजह से। तो स्लो डाउन अगर है तो इसमें क्या करना चाहिए? तो डिक्रीज पॉलिसी रेट, मतलब पॉलिसी रेट को डिक्रीज कर देना चाहिए, जिसको बोलते हैं रेपो रेट भी, ठीक है। तो रेपो रेट को डिक्रीज करने से क्या होगा? सपोज RBI है, ठीक है, तो RBI है, बैंक है एंड द पब्लिक है, ठीक है। तो RBI जिस इंटरेस्ट से बैंक को लोन देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो अगर RBI इसको कम मात्रा में कम इंटरेस्ट पे लोन देगी तो ऑब्वियसली बैंक भी पब्लिक को क्या होगा कि कम इंटरेस्ट पे ही लोन देगी। तो कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे एंड दे स्टार्ट ये अपने छोटे या बड़े बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? स्लो डाउन डिक्रीज होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा डिक्रीज द इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स डिक्रीज करने से और इकोनॉमिक स्लो डाउन से कैसे रिलेटेड है कि कोई अगर सपोज पर्सन है जो इनकम टैक्स दे रहा है, इसके पास सपोज आ रहा है 30,000 और वो दे रहा है इनकम टैक्स, ठीक है। तो अगर इस इनकम टैक्स को कम किया जाएगा तो इसके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे और ज़्यादा पैसे बचेंगे तो ये बैंक में सेव करेगा, ठीक है। सेविंग करेगा तो बैंक से सीधे कहाँ जाएगा? लेंडर के पास, लेंडिंग होगी। लेंडिंग होगी तो फिर वो क्या करेगा? प्रोडक्ट्स एंड गुड एंड सर्विसेज बनाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएगा और इस तरीके से इकोनॉमिक जो है स्लो डाउन डिक्रीज होगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट डबलिंग द मनरेगा वेजेस, ठीक है। जो वेजेस दिए जाते हैं, मनरेगा वेजेस वगैरह दिए जाते हैं, इसमें क्या होगा कि अगर इस को इंक्रीज कर दिया जाए, वेजेस को बढ़ा दिया जाए कि पब्लिक के हाथ में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। पब्लिक के हाथ में पैसे आएगा तो क्या होगा? लोग खरीदना चाहेंगे, डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। डिमांड बढ़ने के बाद लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इकोनॉमिक स्लो डाउन को कम किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो GST रेवेन्यू से रिलेटेड है। देखो 2017 में जब GST आया 2017 में, इससे तब से ये जो है कि GST कंपनसेशन एक टर्म है जो स्टार्ट हुआ। देखो क्या होता था इनिशियली कि कुछ जो टैक्सेस हुआ करते थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते थे, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन GST आने के बाद क्या हो गया कि ये सारे टैक्सेस जो हैं GST के फॉर्म में मर्ज हो गए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो टैक्सेस थे जिसकी वो रेवेन्यू कलेक्शन होता था स्टेट को, उनका घाटा होने लगा, ठीक है। इनका घाटा होने लगा तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जितना भी आपका घाटा हो रहा है उसको हम कंपनसेट करेंगे, ठीक है। इसको हम कंपनसेट करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स तक। कब से स्टार्ट होगा? 2017 से, जब से GST आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब से GST आया है तब से और जो है कि 5 ईयर्स तक इसको कंपनसेट करेंगे। तो इस तरीके से GST कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट आया है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू लॉसेस हुआ है या नहीं, कैसे आप बता सकते हैं इस साल रेवेन्यू लॉसेस हुआ? तो बेस ईयर क्या लिया जाएगा? बेस ईयर लिया जाएगा 2015 एंड 16। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिलेटेड टू द जो है कि आउटकम ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज़। देखो हमने डिप्रिसिएशन पढ़ा हुआ था, सपोज जो है $1 के कंपैरिजन में 60 रुपीज़ होता है, जो नॉर्मल कंडीशन ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर $1 के कंपैरिजन में इंडियन रुपी 61 रुपये हो जाए तो ये क्या होगा? रुपी डिप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि अब जितने में तुमको $1 के बराबर गुड्स खरीदने थे, अब उसमें तुम्हें 60 रुपये जहाँ देने थे अब तुम्हें 61 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे डिप्रिसिएशन होता है तो इसके क्या आउटकम होंगे? पहले
पहला सीपीआई में इंक्रीजेज, ऑब्वियसली सीपीआई जो है इन्फ्लेशन को मेजर करता है और लोगों के जब रुपी डिप्रिसिएशन हो जाएगा तो एक चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे लेके जाना पड़ेंगे, तो सीपीआई इंक्रीज होगा क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, इंपोर्ट्स बिकम द एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली जो $1 में आने थे अब वो $161 में आएंगे, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपेंसिव होंगे। और दूसरा, एक्सपोर्ट बिकम द कम्पिटिटिव, देखो अब कम जो है कि प्राइस के होंगे तो ये मार्केट में जो है ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिटन फॉर्म में ऐसा थियोरेटिकली ऐसा होना, लेकिन प्रैक्टिकल इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में हैविली जो है कि क्या होता है, इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इंपोर्ट जो है कि ज़्यादा होने की वजह से जब तक इंपोर्ट आएगा और यहाँ पे इंडिया में खुद गुड्स बनेंगे और बाहर जो एक्सपोर्ट होंगे तब तक जो है इंडिया क्या होगा, यहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मतलब कि थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, एक्सपोर्ट बिकम द कम्पिटिटिव, बट इंडिया जैसे कंट्री में इट इज़ प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट द पॉसिबल, ठीक है। तो लेकिन तीनों स्टेटमेंट ऐसे देखे तो ये करेक्ट है, सीपीआई में इंक्रीज, इम्पोर्ट्स बिकम द एक्सपेंसिव एंड द एक्सपोर्ट्स बिकम द कम्पिटिटिव। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस से रिलेटेड है। तो देखो इंडिया में अगर क्रूड ऑयल देखें तो पूछ सकता है कि कितना इंपोर्ट होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब एक्सपोर्ट का तो छोड़ दो, लेकिन इंडिया जो है मोर देन 80% क्रूड ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है, बाहर से मंगाता है। और जिसमें 18% जो आता है वो सऊदी अरेबिया से आता है। तो सऊदी अरेबिया इस साल काफ़ी न्यूज़ में था, वो ड्रोन अटैक होने की वजह से, तो 18% जो है सऊदी अरेबिया से आता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हायर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस हो जाए तो इसमें इंडिया में बैलेंस ऑफ शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है डेफिसिट विल इंक्रीज एंड द हायर करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज, ठीक है। देखो अब ज़्यादा जो है इंटरनेशनल प्राइजेस जो है क्रूड ऑयल के ज़्यादा अगर बढ़ जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में जब इंडिया इंपोर्ट करेगा तो इसमें ट्रेड डेफिसिट तो ज़्यादा होगी ना, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। देखो बैलेंस ऑफ द ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि अगर इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट में देखें तो अगर इनकम जो है, इनकम कम हुआ है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है तो उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हायर रिटेल इन्फ्लेशन भी हो जाएगा कि जो कम क्रूड ऑयल लेने के लिए ज़्यादा पैसे लगाना पड़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एंड ऐसे जब जो कि ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऐसे कंडीशन पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा। तो ये सारे लाइकली आउटकम्स होंगे अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइजेस जो हैं वो बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनरेगा वेजेस से रिलेटेड। तो CPI-AL जो यूज़ किया जाता है मनरेगा वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए, इसका इंडेक्सेस बनाने के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द CPI-AL 1986 एंड 1987 इज यूज टू एज द बेस ईयर। मतलब मनरेगा जो वेजेस के इंडेक्सेस तैयार किए जाते हैं उसके लिए CPI-AL लिया जाता है और बेस ईयर जो लिया जाता है वो 1986 से 1987 उसका बेस ईयर लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि द हिंदू में ये सारे न्यूज़ में रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है DICG मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज ए सब्सिडरी ऑफ द RBI। अगर ये पूछे कि DICG जो है कि ये RBI का सब्सिडरी है या नहीं, तो इट इज़ द सब्सिडरी ऑफ द RBI। एंड DICGC जो है प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस अप टू द 1 लाख। तो मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, 1 लाख रुपये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। एंड अगर हम देखें तो बैंक कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ द 1962। डिपॉजिट जो है कि इंश्योरेंस एक्ट 1962 के अंदर कौन कौन से बैंक जो है कवर्ड हुए हैं, तो आता है रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे बैंक हैं जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1962 के अंदर में कवर होते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि करंट मतलब द हिंदू में और वेरियस न्यूज़पेपर में थे। तो ऐसे ही हम सारे जो है कि जो जून 2019 से लेके हम मई 2020 तक सारे करंट फैक्ट को जो है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम इसको कवर करेंगे विद द MCQ एंड द पॉइंट एंड द फैक्ट्स।